घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान। देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। वित्त मंत्री ने किया सरकार का बखान, गिनाई सरकार की एक साल की उपलब्धियां, बोले दुनिया भर में बढ़ाया भारत का मान। लेकिन बड़ा सवाल, अच्छे दिन लाने में कितने हुए कामयाब। दिल्ली में जारी पावर जंग के बीच गृह मंत्रालय ने बताए उपराज्यपाल के अधिकार। केजरीवाल का पलटवार, 3 विधायकों के भरोसे ही बीजेपी चलाना चाहती है दिल्ली की सरकार। लेकिन बड़ा सवाल, जारी रहा विवाद तो कैसे होगा विकास का काम। तो आज के 2 खास एजेंडे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, केंद्र सरकार अब 1 साल का जश्न मना रही है। 1 हफ्ते तक ये जश्न चलना है। आज अरुण जेटली वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार की तमाम सराहना की और किस तरीके से सरकार ने 1 साल में काम किया इसके बारे में भी जिक्र किया। विदेश नीति को लेकर के सराहना की गई, जिस तरीके से जो वित्तीय निर्णय लिए गए हैं, खासतौर से जनधन योजना के साथ साथ पेंशन योजना, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के बात की उन्होंने। जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है इसको लेकर के सरकार की तारीफ की गई और ये कहा गया कि पहली बार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि आने वाले समय को लेकर के लोगों के अंदर एक आशा जगी है और लोग सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं। टैक्सेशन का भी जिक्र किया उन्होंने कि साल के अंदर 1 साल में 2 बार जो है इनकम टैक्स में राहत दी गई है। इसका भी फायदा आने वाले समय में देश को मिलेगा। सेविंग बढ़ रही है लोगों के पास पैसे आ रहे हैं तो उद्योग को भी फायदा हुआ। तमाम बातें उन्होंने की। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या वाकई में अच्छे दिन आए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ इरफान रसूल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ भास्कर घोष हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी कुमार सिंह, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। इन तीनों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 1 साल की तमाम बातें कही जा रही हैं, 2 तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि सरकार को इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता क्यों हो रही है, क्योंकि तमाम तरीके से विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हम 1-1 साल का अपना हिसाब दे रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इस 1 साल को? विपुल, कुछ खट्टी मीठी यादों का साल रहा ये अगर कहें। जिस तरह के वादे चुनाव के दौरान हुए, चुनावी रैलियों में जिस तरह की बातें कही गई, जितने बड़े बड़े ऐलान किए गए, काले धन से लेकर रोजगार को लेकर जो बातें कही जा रही थी, वो उस समय भी प्रत्यक्ष था। कम से कम पत्रकारों को ये प्रत्यक्ष था कि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल में इतना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम सरकार की नीतियों की बात करें पिछले 1 साल की, तो कुछ ऐसे मौके थे, कुछ ऐसे वाकये थे, कुछ ऐसी योजनाएं थी, कुछ ऐसी नीतियां थी जिनकी सराहना की जा सकती है और करनी भी चाहिए। इनमें सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो इश्यूज थे, जो वित्त मंत्री ने भी गिनाए, जो सरकार भी गिना रही है, प्रधानमंत्री भी गिनाते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ थे। जनधन योजना उन्होंने शुरू की। उन्होंने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना थी, मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुई थी, उसको प्रभावी ढंग से लागू किया। इसी तरह से उन्होंने इंश्योरेंस की स्कीम शुरू की, बालिकाओं के लिए उन्होंने स्कीम शुरू की। ये अच्छे कदम थे सरकार के। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम हुए, हालांकि उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था। उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने कीमतों को कम किया। जब कीमतें कम हुई तो कम हुई, जब बढ़ी तो बढ़ी, इस तरह से। लेकिन मोटे तौर पर अगर बात करें तो एक पॉलिसी पैरालिसिस का जो एक माहौल दिखता था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, आखिर के 2-3 साल में मैं कहूंगा। उन्होंने 10 साल राज किया। आखिर के 2-2.5 साल में जब घपले घोटालों की खुलासा हुआ, उसके बाद एक पॉलिसी पैरालिसिस दिखता था। प्रधानमंत्री कार्यालय से ज्यादा नेता और 10 जनपद हावी दिखते थे। वो एक धारणा खत्म हुई, एक मजबूत सरकार की छवि बनी। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी मोर्चे थे जहां सरकार ने कहा तो बहुत, लेकिन नजर नहीं आया। मसलन महंगाई की अगर हम बात करें, आंकड़े कुछ भी कहें, आंकड़ों की वानगी अगर आप कहें तो आंकड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट कम हुआ ये कहा गया, महंगाई की जो दर है वो नीचे आई ये कहा गया, बार बार विकास दर में बढ़ोतरी की बात कही गई और बड़े ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए। लेकिन जो जमीन थी, जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें, अगर जनता की बात करें, अगर आपके आम आदमी की रसोई की बात करें, उसकी जीवन की बात करें, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आता नहीं दिखा। बहुत चीजें महंगी, अगर मैंने कहूं कि बहुत ज्यादा महंगी नहीं हुई तो बहुत सस्ती भी नहीं हुई। रोजगार के मोर्चे पर सरकार की जो उपलब्धियां थी वो कोई बहुत बड़ी नजर नहीं आती है। यूं कहूं कि जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। कुछ हाँ, विदेश नीति की अगर हम बात करें, विदेशी मोर्चों पर बात करें तो भारत की बहुत ज्यादा ब्रांडिंग हुई दुनिया भर में। शायद प्रधानमंत्री को उनके दौरों के दौरान जितना कवरेज, मीडिया कवरेज मिला
विदेशी अखबारों में, जब वो अमेरिका गए, जब वो कोरिया गए, जब जी, जापान जी, जी, गए, जी। तो उनको कवरेज मिला। चीन में भी उनको काफी कवरेज मिला। लेकिन अगर हम ये कहें कि निवेश सुन लेते जो हैं इसका पहले, मकसद था वित्तमंत्री ने निवेश क्या का, वित्तमंत्री ने क्या, लेकिन वो निवेश उस तरह का नहीं हुआ जिसकी अपेक्षा थी। जी, तो अपनी आज लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वित्तमंत्री ने क्या कुछ कहा, कुछ खास बातों को जरा आपको सुना देते हैं। आज से 1 साल पहले एक निराशा का माहौल था। There was a general environment of gloom. उसके स्थान पर एक उत्साह का माहौल देश में बना है। और एक उस निराशा के माहौल में से उत्साह के माहौल में जब हम आते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब देश की विकास दर और प्रगति 7.5-8% पे बढ़ती है तो उससे भी देश बेचैन है कि ये और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ती, वाई इज इट नॉट मोर। So the restlessness is to grow even faster, which is the real potential of India. निर्णय और कठिन विषयों में भी निर्णय करना और केवल रुकावटें पैदा हो इसलिए निर्णय रोक देना, यह सरकार की संस्कृति नहीं रही है। इराक में, मालदीव्स में, यमन में, नेपाल में जब संकट भी आए तो अपनी कूटनीति के माध्यम से भारत ने उस नेतृत्व में अपनी एक छाप छोड़ी है। चलिए, तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी से भी पूछेंगे कि जो वादे किए गए थे कितने वो खरे उतरे हैं और क्या वाकई में अच्छे दिन आए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। लगातार तमाम बड़े मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की जो तमाम सकारात्मक चीज़ें हैं वो जनता के सामने रख रहे हैं। सवाल हमारा यही है, क्या वाकई में जिन अच्छे दिनों का वादा किया था वो कितने ज़मीनी हकीकत पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। रामाधार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, अकील अहमद साहब आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। रामाधार जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मंत्री अलग अलग चैनल में पैनल बना करके बाकायदा 1 साल की तमाम खूबियों को गिना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कह रही है 1 साल पूरा होने पे? क्या वाकई में जो एक निराशा का माहौल था खत्म हुआ है 1 साल में? कैसे देख रहे हैं इस 1 साल को? अच्छे दिन क्या आ गए? निराशा का दिन खत्म हुआ या नहीं, बट 1 साल बीतते बीतते आम लोगों की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई है। अब जैसे कुछ एक चीज, हाँ, 1 साल में भाजपा के नेताओं ने एक चीज हासिल की है, वो है एरोगेंसी। कल मैं पूरे दिन देख रहा था विभिन्न चैनलों पे, पार्टी के बड़े से बड़े लीडरान, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए, बहुत सारे मंत्रीगण आए, कुछ राज्य मंत्री लोग भी आए, कुछ काबीना मंत्री भी आए, लेकिन उन सभी की बातों में एरोगेंसी के अलावे मुझे और कुछ नहीं दिखा। लोग बार बार 2-4 बातें जो थी उन्हीं बातों पे घुमा फिरा के लाने का प्रयास कर रहे थे, जो पैनलिस्ट लोग थे उन लोगों को भी और जो एंकर थे उनको भी। अब देखिए, 1 साल में इनकी प्रमुख उपलब्धियां 3-4 ये अपनी बताते हैं। जनधन खाते के बारे में बताते हैं। आज जनधन खाते की स्थिति ये है कि जितने खाते खोले गए थे उसमें से 95% खातों में कोई एंट्री मतलब खाते खुलने के बाद आज तक एक्टिव नहीं है खाते। एक्टिव नहीं है खाते, मतलब वैसे कोई ट्रांजैक्शन उसके बाद नहीं हुआ, खाता खुल गया और वो पासबुक लेके घर में बैठे हुए हैं।
भूमि अधिग्रहण बिल के साथ ये उद्योगपतियों को, अपने प्रिय उद्योगपतियों को जो मदद कराना चाह रहे थे, मदद करने का वायदा था, वो वायदा भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपने उद्योगपतियों का। विकास की बात करते थे, कहां विकास है? मुझे तो विकास दिख नहीं रहा है। विदेशों की यात्राएं हो रही हैं, समझौते हो रहे हैं। वो तो आंकड़े दे रहे हैं ना कि हम जो है हमने राजकोषीय घाटा 4.6 से 4 पर ले आए, जीडीपी आंकड़े बढ़ गए हैं। 2-3 चीजें हैं विपुल जी, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कहते हैं कि महंगाई दर घटी है, महंगाई नहीं घटी है, महंगाई दर घटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब 6% के दर से अगर महंगाई बढ़ रही थी तो आज वो 4.5% के दर से बढ़ रही है। इसमें से सब्जियों को और फलों को एक्सक्लूड किए जाने के बाद अगर उनको डाल दिया जाता तो आज महंगाई दर 7% के आसपास बढ़ रहा है। पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा लिए गए बनाए फॉर्मूले पर अगर आज ये सरकार अमल करती रहती तो आज पेट्रोल और डीजल का कीमत कम से कम 12 से 15 रुपए और नीचे जाने चाहिए थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों को देखते हुए। तो कहां हुआ विकास? कहां आ रहे हैं अच्छे दिन? कौन सा प्रोजेक्ट लग गया? कितना एम्प्लॉयमेंट मिला? कौन सा नया जॉब जनरेट हुआ? ये मैं तो बिल्कुल स्तब्ध हूं कि झूठ बोलने का भी एक सीमा होता है। आदमी थोड़ा संकोच करता है सार्वजनिक रूप से गलत बयानी करने में। तो यहां तो मतलब गलत बयानी भी इतने जोर शोर से किया जा रहा है कि देश की, मैं भी स्तब्ध हूं, एक देश की जनता, मैं एक नागरिक होने के नाते, और देश की जनता भी स्तब्ध है। चलिए भास्कर जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम तरीके से बताया जा रहा है लोगों को कि एक साल में ये अचीवमेंट रही, ये हासिल कर लिया। ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और करे। लोग अच्छे दिन की उम्मीद लगाए बैठे थे। रोजगार आपने कहा था 3 करोड़ 4 करोड़ हर साल जनरेट होंगे, कहाँ है? उस तरह का जनरेशन देखने को मिल नहीं रहा है। आईआईपी नंबर्स उतने इंकरेजिंग है नहीं। बात अगर हम करें पेट्रोल डीजल की, तो जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घट रही थी तब आपने टैक्स बढ़ा दिया, तो जो फायदा लोगों को होना चाहिए था वो उस तरह का फायदा देखने को नहीं मिला। अच्छे दिन किसके लिए हैं और कहाँ हैं? पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो यूपीए 1 और यूपीए 2 का गवर्नमेंट था और 67 इयर्स का जो टोटल हिस्ट्री है उसमें 57 इयर्स बिलोंग्स टू कांग्रेस। और ये पहले बार इतना भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आए और एक बेसिक चेंज करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो मैनिफेस्टो में जो भी हम लोग कहे हैं वो मैनिफेस्टो 1 साल का मैनिफेस्टो नहीं है, 5 साल मैंडेट का मैनिफेस्टो है। और मैनिफेस्टो का पहले बात था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ और विकास ये अलग था। पहले सबका साथ नहीं था, कुछ लोगों का विकास था और सब उसमें, उस विकास में सब लोग अपने सब कुछ खो बैठे थे। इतना बड़े बड़े स्कैम हुए, इतना टेलीकॉम से आज कोल ब्लॉक स्कैम है। सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। आपके ही मंत्री जो है कभी 4 बच्चे पैदा करने की सलाह नेता बीजेपी के देते हैं, कभी कहते हैं कि जो बीफ खाएगा उसे पाकिस्तान जाना चाहिए। तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, जबकि यहीं बीजेपी के राज्य गोवा में बीफ अलाउड है। तो ऐसे इस तरह के बयान आते हैं और तमाम तरह के बयान विकास के मुद्दे नहीं है। विकास के लोग ये भी कह रहे हैं कि सबका साथ नहीं हो रहा है, एक वर्ग जो है उस वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। वो विकास का पॉइंट नहीं है। जो विकास का पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ कि विकास का 3 अगर टॉप पैरामीटर्स हम लोग देखें, एक तो पैरामीटर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पैरामीटर्स है फाइनेंशियल प्रोग्रेस और एक पैरामीटर्स है जो आम एकदम गरीब से गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कर रहा है। ये जो जनधन योजना या सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब हम लोग पहले जो देखे थे कि यहाँ से एलोकेशन तो काफ़ी होता है लेकिन लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुँचता है। तो ये जो योजना किया गया है ये लास्ट पॉइंट तक पहुँचने का एक प्रयास है। और ये जो शर्मा जी ने कहा कि 95% अकाउंट में पैसा नहीं है, अकाउंट ही खोला नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये कॉन्सेप्ट हम लोग दिया कि 95% आज 100 दिन का काम का सारा पैसा जा रहा है डायरेक्टली अकाउंट्स में। जो 40,100 करोड़ उसका एलोकेशन हुआ था, उस 40,100 करोड़ में कितना पैसा जाकर के 100 दिन डायरेक्टली उसके पास गया जो 100 दिन में काम के लिए डिप्लॉयड हुए थे। और सेकेंडली आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा 10 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग के पास विथ रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज कुछ भी नहीं था। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रूरल अर्बन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना,
देन 100 स्मार्ट सिटीज के लिए इस बजट में 7,060 करोड़ रुपए हम लोग एलोकेशन किया है। पहले तो बात है कि प्लानिंग करोगे, उसके बाद एग्जीक्यूशन। प्लानिंग स्टेज ही जो ये पत्रकार महोदय ने कहा कि लास्ट 3 साल से एक पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था। लास्ट 4 यूपीए 2 एंटायर वाज पॉलिसी पैरालिसिस। ये पॉलिसी पैरालिसिस निकालने के लिए एक दिशा चाहिए। वो दिशा हम लोग इस बजट के बाद देना शुरू किया और इसका इफेक्ट भी मिलना शुरू कर दिया। मेरा वर्ल्ड बैंक का जो ग्रोथ रेट इज अबाउट 7.2%, विच इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड विद इन अ शॉर्ट स्पैन। देन हमने जो आधार लिंक का जो अकाउंट किया उसमें 5,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगा। देन रुपी डेबिट कार्ड में 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लस 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस। वेज एम्प्लॉयमेंट पीरियड जो MGN REGA एलोकेशन ऑफ 10,000 करोड़। तो हम लोग ये दिशा को पहले बदल रहे हैं क्योंकि दिशा एक सवाल मेरा भी है आपसे। आप गिनवा रहे हैं सरकार की उपलब्धियां। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो किसानों की खुदकुशी थी उस पर सरकार रोक क्यों नहीं लगा पाई? इन 1 साल में मौसम खराब हुआ, बहुत सारी फसलें बर्बाद हुई, सरकार इस तरह का अश्योरेंस किसानों तक क्यों नहीं पहुंचा पाई कि साहब आप सुरक्षित हैं? जो उनके खुदकुशी का रेशियो था वो कम क्यों नहीं हुआ? एक तो बात, खुदकुशी बेहद दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खुदकुशी जो हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू द होलिस्टिक जो एक डेवलपमेंट का इफेक्ट जब तक उन तक नहीं पहुंचेगा तब तक उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके लिए टाइम देना चाहिए। संदेश और कम से कम सरकार ये संदेश तो दे सकती थी। दुनिया में प्रधानमंत्री गए, दुनिया में देश की धाक जमी, देश के लोगों को ये संदेश गया कि भारत की विदेश नीति अच्छा काम कर रही है, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स आपकी सरकार ने बहुत अच्छी चलाई। किसानों को आप ये एश्योरेंस क्यों नहीं दे पाए कि साहब आप सुरक्षित हैं, आपका जीवन सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका व्यवसाय सुरक्षित है, आपका कामकाज सुरक्षित है? ये भावना किसानों में सरकार पैदा करने में सफल क्यों नहीं हुई? नहीं, प्रधानमंत्री खुद उनको एड्रेस किया, कई बार एड्रेस किया किसानों के बारे में। और किसान के लिए जितना भी योजना बनाई गई है उसके बारे में सरकार का जितना भी मीडिया विंग्स है उसके हम लोग उसका पूरा ये कर रहे हैं, पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि अब बातें तो हो रही हैं लेकिन ग्राउंड पे दिख नहीं रही है। आत्महत्या रुक नहीं रही है, ऐसा बेरोजगारी में कोई ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन। बेरोजगारी का इशू में एक और सवाल है मेरा, उसके बाद मैं अखिल साहब के पास जाऊंगा। फिनांस में और एक बात मेरा था भास्कर जी से, बिफोर लिबरलाइजेशन जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो थी, जैसे वो 2-3 कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस और ये सब जो थी, वो लोग 1,200 रुपए में 15 लाख रुपए का 10 साल का एक्सीडेंटल बीमा पहले भी देती थी। 1,200 रुपए भुगतान करना होता था, 15 लाख रुपए का 10 साल का एक्सीडेंटल बीमा मिलता था बिफोर लिबरलाइजेशन। विदेशी कंपनियां तब तक नहीं आई थी हमारे यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर में, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। और 32 रुपए में 2 लाख का बीमा देती थी 5 वर्षों के लिए वो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां। तो आपने कौन सा नया तीर मार लिया? 12 रुपए तो आज भी उसको देने पड़ रहे हैं। बीमा क्षेत्र में आपने देश के नागरिकों को क्या ऐसा दे दिया जिसके लिए ढोल पीटने की आवश्यकता थी? हाँ। जो पहले से था उसको थोड़ा सा आपने अच्छे से प्लेट में थोड़ा सजा के परोस दिया, चावल को अलग और दाल को अलग। ये काम मनमोहन सिंह की सरकार भी कर सकती है। 10 साल सत्ता में रहे। एग्जैक्टली हम लोग अगर हम लोग कुछ करते हैं ये तो वो होता है, नहीं वो होता है दाल और चाल अलग हो जाता है। उस समय राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में भी ये सारी चीजें कंटिन्यूड थी। और मनमोहन सिंह के यूपीए 1 के टाइम में जब विदेशी और लोगों को जब परमिशन कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को वाजपेयी जी ने दिया। नीति थी क्या? नहीं, ये पॉलिसी थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं था उसमें। लेकिन इसका प्रोपगेंडा नहीं था, अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। ऐसी चीज और अगर बिना आपके पास अगर अकाउंट ही नहीं है, वो इंश्योरेंस का पैसा किस तरीके से कहां जाएगा? वो मिलता था, ड्राफ्ट मिलता था। अकाउंट नहीं है तो ड्राफ्ट कहां से जाएगा? उनके पास अगर पर्सनल अकाउंट नहीं है तो ड्राफ्ट किसके अकाउंट में जमा होगा? मैं जरा एक छोटा सा सवाल मेरा है। दो चीजें कही जा रही हैं। एक तो आज इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी अच्छे हैं लेकिन अभी भी वो एक मुख्यमंत्री की तरह एक्ट कर रहे हैं। देश बहुत बड़ा है, अकेले वन मैन बैंड की जो बात कही गई कि अकेले सब कुछ किसी भी इस देश को चलाना संभव नहीं है। दूसरा एक परसेप्शन बन रहा है, तमाम इस तरह की कहानियां आती हैं कि 2-3 लोग मिलकर के, 4 लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं। कई जगहों पर इस तरह की चर्चा हो रही है। कोई मंत्री जाता है एयरपोर्ट से वापस, तो ये जो मैसेज जा रहा है ये भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा है कि सिर्फ तमाम लोगों को दरकिनार कर दिया गया, 2-3 लोग ही सारे फैसले ले रहे हैं।
कितनी सच्चाई है और इस पर क्या कहेंगे आप? मैं मीडिया को रेस्पेक्ट करके ये कहता हूं कि ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री होने का कई महीना बाद ही एक मुख्यमंत्री का सम्मेलन बुलाया था और इसमें उन्होंने बहुत साफ और बहुत क्लियर मैसेज दिया कि ये भारत गठन के लिए जिसमें बीजेपी सरकार है वो भी जितना इंपॉर्टेंट है, जैसे बीजेपी सरकार नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है। और जब जब प्रधानमंत्री देश में रहते हैं वो एक एक स्टेट का दौरा करते हैं। रिसेंटली वेस्ट बंगाल दौरा उन्होंने किया, जाकर के ममता बनर्जी को उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म में खड़ा किया बानपुर स्टील प्लांट में, और वहां से उन्होंने ये संदेश दिया कि देश गठन के लिए कोई पॉलिटिक्स काम नहीं करेगा, इसमें हम लोग एक साथ। प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में मुख्यमंत्री का आना प्रोटोकॉल है। नहीं, ये प्रोटोकॉल नहीं, ये प्रोटोकॉल अगर था तो लास्ट यूपीए का प्रधानमंत्री कितना बार ये प्रोटोकॉल से बुलाया था सबको सारे लोग। जब आप दौरा होगा प्रदेश में और कोई दौरा नहीं, दौरा होने के पहले सबको बुला करके ये संदेश दिया अपना पॉलिसी और अपना पॉलिसी वहां उन्होंने 2 योजनाओं को लॉन्च किया। उसको आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, मुख्यमंत्री का उपस्थित आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई बहुत महानता नहीं दर्शाया। ये महानता बात नहीं है, जब हम लोग कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि ये नॉर्मल बात था, और जब आप लोग करते हैं तो महानता हो जाता है। ये कैसे? तो हमने वो भी देखे हैं जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, जबकि वो आधिकारिक कार्यक्रम के अंदर एक जगह नहीं 2-3 जगह ऐसा देखने को मिला। तो वो भी स्थिति देखिए, डेमोक्रेसी में आपको बोलने का अधिकार है। नाराबाजी मतलब आप नहीं है कि बैनर से नाराबाजी बंद कर देंगे, बिकॉज़ हम लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। वी आर बिलीवर ऑफ डेमोक्रेसी। अखिल साहब, आप कैसे देख रहे हैं 1 साल के सरकार के कामकाज को? क्या वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छे दिन तो सर नजर आएंगे, अगर आएंगे तो पब्लिक को। भाजपा अपने 1 साल की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बना रही है साहब, उसकी रिसर्च कर रही है कि क्या क्या सफलताएं हमने 1 साल में पाई हैं, और उसको खोज करके निकाल करके उसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो ये रिपोर्ट जो है यही बताएगी कि भाजपा की सफलताएं क्या, अचीवमेंट क्या है। पब्लिक को अभी तक पता नहीं चला ये सब चीजों का। तो किसके लिए सफलता है, आपने किसके अचीवमेंट की बात कर रहे हैं आप? कि आपने अभी तक जनता को ये समझ में नहीं आया कि आपने क्या अचीवमेंट कर लिए। तो आपके काय के अचीवमेंट है? आप जो है अचीवमेंट आपका ये है पूरे साल भर का कि आपने जो वादे किए थे अपने, उन वादों पे ऊपर अब खरे नहीं उतरे, बल्कि उन वादों से वादा खिलाफी हुई है। क्या हुआ? एक मिनट, आपने 15 लाख 100 दिन के अंदर देने का वादा किया था। वो एक अलग बात हो गई, वो एक बहुत जरूरी बात भी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी कि हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी देखिएगा एक अधिसूचना जारी की है जिसमें बढ़ाने वाला नहीं है, अगला विषय अधिसूचना जारी किया है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये कोई भ्रष्टाचार के अभी 1 साल फेवर में नहीं है। अखिल साहब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, अभी तक जो है 1 साल के दौरान कोई बड़े आरोप अभी तक तो लगे नहीं है सरकार के ऊपर। तो ये तो मत आप कहिए कि भ्रष्टाचार की करने की बात, खत्म करने की बात हुई थी और तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, अभी तक कोई बड़ा मामला सामने तो आया नहीं। अगर है तो आप बताइए, आप तो वैसे भी आरोप लगाने। देखिए सर, मामला आएगा तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा क्या? अरे आपने इतने सारे भ्रष्टाचार कर रखे हैं, इंस्टेंस होता है, एग्जाम्पल होता है, तो शुरू होता है चीज। मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार मेरी बात खत्म कर लीजिए, एक मिनट आपकी बात सुनूंगा। एक मिनट पहले आप अपनी पार्टी को जरा देखिए। जब 49 दिन की आपकी सरकार बनी थी, अरविंद केजरीवाल ने ये कह के सरकार गिरा दी थी कांग्रेस के समर्थन देने के बावजूद कि हम जन लोकपाल लेके आएंगे। ठीक, कहां वो जन लोकपाल? विधानसभा का सेशन तो लाइए। पीछे चला गया। सबसे पहले 2 हमारे एजेंडा है। सबसे पहला है जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा, मुख्यमंत्री जब चाहे विधानसभा का सेशन कन्वीन करा सकते हैं। 67 लेकर भी जन लोकपाल अभी तक एजेंडा में नहीं है उनका, और जन लोकपाल बिल कब लाएंगे आप? मुख्यमंत्री जब चाहे इस तरह का सेशन, विधानसभा का स्पेशल सेशन कन्वीन करवा सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता से पूछिए, इतने सर्वे हुए हैं, क्या भ्रष्टाचार दिल्ली में कम नहीं हुआ है? दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार, देश की मोदी सरकार बताइए कि भ्रष्टाचार कम हो गया है? भ्रष्टाचार कम हो ये मोदी कौन सा सर्वे में आप दिखाइए अखिल जी, और सारे काम जहाँ पे लिखा है भ्रष्टाचार कम हो गया है, वो एक प्रूफ है। आज की अगला विषय है, अगला विषय उसी पर है।
बिल्कुल नहीं चाहती भाजपा सरकार के देश में भ्रष्टाचार केंद्र कम हो या अभी इसके ऊपर लगाम लगे, बिल्कुल नहीं चाहती है। प्रचार मोड से बाहर नहीं आई है और दिल्ली सरकार अभी भी आंदोलन के मोड से बाहर नहीं आई है। देखिए आंदोलन का मोड नहीं, आपके सामने बिजली पानी की सबसे बड़ी समस्या, हम लोग तो इलेक्शन के प्रचार से बाहर आकर भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार था जिसको आप 67 सालों से कुछ भी नहीं कर पाए थे, दुनिया में सिर्फ 4 महीने के अंदर किया गया वो काम। आप इसको किसी भी तरह से गलत नहीं बोल सकते। सुनिए विपुल जी, 125 करोड़ के देश में 17 करोड़ वोट भाजपा को मिले हैं। इसमें से आज भाजपा दावा करती है कि 11 करोड़ मेरे सदस्यों की संख्या है। तो क्या जितने सदस्य भाजपा के हैं उसमें से सिर्फ 1.5 भी नहीं आता है, 1.35 आता है लगभग। सिर्फ 1.35%, मतलब एक कार्यकर्ता इनका जो है, एक सदस्य लगभग 0.35 लोगों का मत व्यवस्था कर पाया अभी तक। जो ये कह रहे हैं माननीय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के बयान को मैं उद्धृत कर रहा हूं, वो तो लेकिन उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि आज जो है ये हमारा जो 17 करोड़ का ये 11 करोड़ जो मेरे सदस्य बने हैं, ये सारा विकास का हमारा जो कार्य हुआ है इसके बारे में देश की जनता को अवगत कराएंगे। तो मैं बड़ी विनम्रता से विपुल जी ये कहना चाहता हूं कि विकास के बारे में देश की जनता को अवेयर कराने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए हमारा लोकतंत्र का चौथा खंभा जो है वो सक्षम है। इतना प्रचार प्रसार है, इतना मीडिया का कवरेज है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक सवाल मेरा आपसे, एक सवाल आपसे, आप इस कदम की तो सराहना करेंगे कि 1 साल पूरा होने के बाद कोई सरकार इस तरीके से तमाम मंत्री आ रहे हैं, मीडिया के सामने बता रहे हैं कि ये किया, सवालों के जवाब दे रहे हैं। जब आपकी सरकार थी ये चूक हुई आपसे कि आपको भी कम से कम बताना चाहिए था, जब चुनाव आते थे तभी आप दिखाई देते थे। अगर हर बताते रहते, हर मंत्री सब कुछ बताते रहते और यूपीए 2 में अगर गलतियां नहीं हुई होती तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते। गलतियां हुई हैं तभी तो हम बाहर हैं, और इन्होंने वायदा अच्छे करने का और गलतियां इतना हद तक हो गया है, इस कदम को गलतियां इतना हद तक हो चुका है। भी वही गलतियां करते रहेंगे तो अगली बार फिर वही स्थिति नहीं, हम लोग गलतियां आ चुकी है। नहीं, हम लोग गलतियां ना करें इसलिए हम लोग तो सामने जा रहे हैं, जिसके से वोट से हम आए उनके सामने जा रहे हैं, जाकर अपने बयान दे रहे। वो तो बयान आप लोग नहीं देते थे अभी तक। आप लोग के वहां पे विकास किया है, आप लोग के वहां पे कोयला घोटाला से टेलीकॉम घोटाला कहां से हो गया, कैग रिपोर्ट से पहले तो पता ही नहीं चला। कैग रिपोर्ट के पहले बात करते हैं भास्कर जी, आज कैग रिपोर्ट, हाँ बताइए, चीज मैं बता रहा हूं, बताइए। आज आम्रपाली सेक्टर में झारखंड में कोयला जो है वो 1100 रुपए प्रति टन अडानी और अंबानी को मिल रहा है। किस ऑक्शन में आप लोगों ने अलॉट किया उसको? चलिए अब इस पे 4000 रुपए टन सीसीएल को मिल रहा है और 1100 रुपए टन आप अपने चहेते दोनों उद्योगपतियों को दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका रिपोर्ट आएगा, आप भी उसमें काले होंगे। चलिए ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अश्विनी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, इस चीज को मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसे इसके 2 पहलू हैं कि जिस तरीके से 1 हफ्ते का बाकायदा सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा गया है, तमाम मंत्री आ रहे हैं। एक तो ये कि सरकार के काम कम है इसलिए लोगों तक पहुंचाना जरूरी है 1 साल कि हमने ये किया, हमने ये किया, या फिर इसे आप इसे सकारात्मक पहलू में ले रहे हैं कि चलिए ठीक है, एक सरकार के तमाम मंत्री आकर के अपना हिसाब किताब दे रहे हैं, या सरकार ने किया नहीं, सरकार को जानबूझ करके प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है कि देखिए ऐसा नहीं कि 1 साल में हमने कुछ किया नहीं है, तमाम चुनाव आने वाले हैं तो लोगों अभी से एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए विपुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार का जो 1 साल का अनुभव रहा है, पिछला जो वक्त गुजरा है मोदी सरकार का, 26 तारीख को पूरा हो जाएगा, उसमें कई सारी उपलब्धियां भी थी और कई ऐसे मोर्चे थे जहां पर सरकार थोड़ा पिछड़ी हुई नजर आई, लेकिन 1 साल का समय इतना नहीं था जहां पे पिछड़ी है कि आप ये कह सके कि साहब बहुत बड़ी खामी कर दी, और उसमें 2-3 साल का समय लगेगा। जैसे मैंने रोजगार की बात कही थी, जैसे मैंने किसानों की का मुद्दा उठाया था, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मोर्चे थे जहां पर सरकार ने वाकई फतह पाई है, अच्छा काम किया। विदेश नीति में सरकार नहीं, जो 1 हफ्ते का मेरा सवाल ये है कि 1 हफ्ते का जो सेलिब्रेशन है, वजह क्या है कि ये सब इतना बड़ा, क्या सरकार को जानबूझ करके करना पड़ रहा है? अगर प्रजातंत्र है, अगर प्रधानमंत्री और उनकी टीम अपने कामकाज का हिसाब जनता को देना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक सेक्टर और है जहां पर सरकार की उपलब्धि मैं बताना चाहूंगा, वो है डिफेंस सेक्टर। कैग की रिपोर्ट आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो इशू है, जो
पिछले यूपीए सरकार के कार्यकाल में लगभग पूरी तरह से पैरालिसिस का शिकार हुआ था, उसमें बहुत तेजी आई है मनोहर पार्रिकर के वित्त मंत्री रक्षा मंत्री बनने के बाद। देश में क्या किया सर, देश बताइए, देश के अंदर क्या चीज? अरे देश के बाहर की चीजें नहीं है, अगर आपको नहीं इस बात की समझ है, अगर इसमें अगर इस बात की आपको समझ नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम आप इंटरप्ट ना करें, बाहर बिताया है और $1 बिलियन देकर के आए लोगों को। आप ये बताइए देश के अंदर क्या अचीवमेंट है? उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाए बगैर आप कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते, ये आप नोट कर लीजिए। और दूसरी देखिए, एक साल के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई वैलिडिटी नहीं है, तो पता नहीं है अभी तक। आप वैलिडिटी देकर बताइए, आपको नहीं पता क्या उपलब्धि क्या है? जानकारी सबको है, आपकी जानकारी कम है। मोदी सरकार फेल हो गई है, एक साल में कुछ नहीं किया विदेशी दौरों के अलावा, और इनके लोगों ने साथ भी ने इस तरह की बातें अखिल साहब बस अब एक एक करके बोले, लोग व्यूअर कोई काम नहीं किया है। पेट्रोल की कीमतें कम से कम 40%। इसका वजह दो है, एक तो है ये एक हफ्ता का सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक हफ्ता का वर्किंग रिपोर्ट है ये, और इसमें मोदी जी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, बीइंग द सीईओ, ये सबको इन्वॉल्व इसलिए करना चाहते हैं कि ताकि जनता देखे कि ईच एंड एवरी मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल एंड लायबल एंड अकाउंटेबल। वो जो भी कर रहे हैं इसके लिए इंडिविजुअल एंड टोटली अकाउंटेबल हो। और जनता के दरबार में जब वोट हम लोग मांगने जाते हैं, तब जनता के दरबार में हम उनको कहते हैं कि मैं ये देंगे, सारा हम लोग प्रॉमिस करते हैं, और उस प्रॉमिस को कितना हद तक हम पालन किया, और पालन अगर नहीं किया तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका जो रिपोर्ट कार्ड ये पहले दफा इंडियन डेमोक्रेसी में हुआ, वो कभी भी नहीं हुआ था कि हर मंत्री इसका बयान दे रहे हैं। चलिए जहां पे तो ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक अकाउंटेबिलिटी, हम लोग अपने आप पर सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कार्यकाल में खाली उपलब्धियों को मतलब मैनिपुलेट करके दिखाने में ऐसे उदाहरण है जब उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां बताई। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आगे भी हम आपको बता दें कि लगातार 26 तारीख तक हमारी ये खास कवरेज जारी रहेगी। क्या कुछ सरकार ने कामकाज किए हैं, आम आदमी को क्या वाकई में उसके लिए अच्छे दिन आए हैं, कहाँ कमियां हैं, क्या सकारात्मक पक्ष रहे, इन तमाम चीज़ों पे हम घटना चक्र में बहस करते रहेंगे। छोटे से जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तब बात करेंगे दिल्ली के अंदर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया है कि एलजी के पास पोस्टिंग ट्रांसफर करने के पूरे अधिकार हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला हुआ है, क्या कुछ है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज के दूसरे मुद्दे की। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से जो विवाद चला आ रहा था, दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी बना हुआ था पूरा मामला, इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है गृह मंत्रालय ने और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है। और कहना यह है सरकार का कि जिस तरह का कन्फ्यूजन हो गया था उसको दूर करने के लिए ये जरूरी था नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास अधिकार कम है, ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार जो है वो एलजी के पास रहेगा। एलजी चाहे तो परामर्श सलाह ले सकते हैं मुख्यमंत्री से, चाहे तो। चलिए, इस बीच क्या कुछ इस पूरे मसले पर क्या कहा गया है जेटली साहब की तरफ से, वो जरा सुनते हैं। There are some powers which are reserved with the central government, और वो अधिकार भी संविधान में स्पष्टता से लिखे हुए हैं। जो केंद्रीय सरकार होम मिनिस्ट्री ने आज सर्कुलर जारी किया है ताकि इसमें विवाद न रहे, इसलिए जो रिजर्व्ड पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और केंद्र सरकार के बिहाफ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस अधिकार का प्रयोग करते हैं, उसको स्पष्ट कर दिया है। इट्स अ क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, so that there is no confusion as to who exercise what power. There are enough powers with the Delhi government. There are some powers which are reserved with the lieutenant governor. और हम ये नहीं चाहते कि कंफ्यूजन की वजह से दफ्तरों के ऊपर ताले लगने शुरू हो जाएं। इसलिए चलिए, तो इस बीच आपको बता दें कि शीला दीक्षित ने कहा है जिस तरीके से दिल्ली की सरकार काम कर रही है
वो ठीक नहीं है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दिग्विजय सिंह ने इस बात का समर्थन किया है केजरीवाल साहब का। उनका भी एक छोटा सा बयान है, वो जरा सुन लेते हैं। Well, I have not gone into the depth and detail about the legal and the constitutional provisions which exist between the functioning of the Delhi government, the powers of the Lieutenant Governor and the Home Ministry. I have not gone into the depth and detail. But broadly, I feel that a duly elected Chief Minister of any state should at least have the last word in transfers and postings of the officers who are working under him. हालांकि शीला दीक्षित इससे बिल्कुल अलग बयान उन्होंने दिया है। चलिए, तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आखिर में बात करेंगे आम आदमी पार्टी से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन्हीं से है। सबसे पहले आपसे रामाधार जी जानना चाहेंगे, ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो जिस तरीके से कन्फ्यूजन बना हुआ था, इससे आपको लग रहा है आज की नोटिफिकेशन के बाद कन्फ्यूजन या टकराव की स्थिति खत्म होगी या कम होगी या फिर और बढ़ेगा? जिस तरीके से आज सुबह से ट्वीट किए जा रहे हैं, केजरीवाल साहब की तरफ से ट्वीट आ रहा है कि वॉइसरॉय की स्थिति, वॉइसरॉय है एलजी, और पहले जैसे अंग्रेज काम करते थे उस तरह से मोदी काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करना चाहिए, तमाम तरह के कुमार विश्वास की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को आप? देखिए, और आपकी तो सरकार, ये बताइए, इससे पहले भी दुनिया दिक्कतें होती थी, लेकिन इतना ज्यादा विवाद कि अफसर के यहाँ ताले लगाए गए कभी नहीं हुआ। देखिए, दिल्ली में मदन लाल खुराना जी के का मुख्यमंत्रित्व काल मुझे याद है, सुषमा जी का मुख्यमंत्रित्व काल मुझे याद है, साहेब सिंह वर्मा जी का मुख्यमंत्रित्व काल याद है। साहेब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय शायद दिल्ली में एनडीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन खुराना साहब या सुषमा जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी। उन लोगों ने निश्चित रूप से कुछ एक बिंदुओं पे मतभेद होता था। शीला दीक्षित जी 15 बरस रही मुख्यमंत्री, इसमें 10 साल मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन 5 साल तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन शीला दीक्षित जी ने कभी इस बात का कंप्लेन नहीं किया कि सरकार चलाने में मुझे दिक्कत महसूस हो रही है और इसको ऐसा करिए कि एलजी ओवरलैप कर रहे हैं, और ऐसी तो कोई बात आई नहीं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आंदोलन से उपजे हुए आंदोलनकारियों की सरकार है। कल मैं एक चैनल पे, प्रसिद्ध चैनल पे, नलिन कोहली जी और आपके श्री खेतान जी का बयान मैं सुन रहा था। नलिन कोहली जी ने, शायद मैंने इधर हाल के पिछले 1 साल में पहला लीडर मैंने देखा कल। नलिन कोहली जी भी बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, लेकिन कल बड़े संयत भाषा में उन्होंने संविधान की सारी व्याख्याओं और अनुच्छेदों के बारे में उन्होंने लोगों को, मीडिया को बताया, मीडिया के माध्यम से आम आदमी को बताया, जनता को बताया। खेतान जी का जो शब्द थे वो कह रहे थे, मैंने ये किया। हु आर यू? यू आर चीफ मिनिस्टर, आप मंत्री हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एंड यू आर टेलिंग कि मैंने ये किया। ये भाई फाइल में ये लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं। मुख्यमंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं, मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। फाइलों में क्या लिखा गया है इसको चैनल पर सार्वजनिक करने का संवैधानिक अधिकार उनको नहीं है, नहीं करना चाहिए। अपराध है, मैं इसे अपराध की श्रेणी में मानता हूं। तो यहां पे अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, इनकी सरकार अभी भी आंदोलन के मूड में है और ये चाहते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों को लेके आम जनता के पास मैं जाऊंगा। तो अभी तो नई नई सरकार है, नई नई दुल्हन आई है, अभी उसके सारे कार्यकलाप लोग झेलते रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे। कुछ समय बीतने के बाद शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा या फिर अब समाप्त हो जाएगा? नहीं, टकराव बढ़ना नहीं है, ये केंद्र सरकार ने वही स्पष्ट किया है। मैं देखिए, मैं भाजपा का व्यक्ति नहीं, मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट करके कोई खराब बुरा काम नहीं किया है। यह स्पष्ट करना चाहिए ताकि लोग लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना करें। भास्कर गौर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अब ये गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए केंद्र सरकार पर कि आप जो है तानाशाह तरीके से चलाना चाह रहे हैं दिल्ली को, चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। मेरा ख्याल से अरुण जेटली जी का जो बयान है वो इट इज सेल्फ सफिशिएंट बयान है। हम 2 चीज़ इसमें कह सकते हैं, क्योंकि जो रामाधार शर्मा जी ने भी बताया कि दिल्ली का जो परिस्थिति है ये आम राज्य की जो परिस्थिति नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी को समझना है। और ये जब कोई भी जनादेश लेके आए, जितना भी मेजॉरिटी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर नहीं है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो लिखा है उसका लीगल इंटरप्रिटेशन करके या दिल्ली गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लैरिफिकेटरी नोटिफिकेशन, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन को क्लैरिफिकेशन किया गया है। सेकेंड जो है वो आपको अगर
कोई गवर्नमेंट चलाना है और जनता के लिए काम करना है तो वो काम करने का प्रोसेस आप तय करोगे मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन उसमें जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी है उसको आपको मानना पड़ेगा। और यही केजरीवाल जी जो रामदास आंदोलन के रूप में कर रहे हैं कि मुझे भ्रष्टाचार, हर कोई भ्रष्टाचार है, सिर्फ आम आदमी पार्टी का लोग भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा मानना ठीक नहीं है। चलिए समय बहुत कम बचा हुआ है, चलिए मैं और आपके पास आ रहा हूँ। अश्विनी जी से छोटा सा कमेंट लेके मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। अश्विनी जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या विवाद और बढ़ेगा इस नोटिफिकेशन के बाद, या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि ये घटना चाहिए, ये अब घटना चाहिए, अब क्लैरिफिकेशन आ गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो इतिहास रहा है विपुल, उसको देखकर लगता है कि ये क्लैरिफिकेशन उनको संतुष्ट नहीं करेगा। अगर मैं 49 दिनों की सरकार की बात करूं तो तमाम कानून कायदों को जानते हुए भी अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन भी किया था, और ऐसे कई काम उन्होंने किए हैं, उनके मंत्रियों ने किए हैं, मंत्री रहते हुए संवैधानिक पद पर बैठकर, जो बहुत सामान्य सी बातें थी कि साहब ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और मौजूदा स्थिति में भी ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस बात से वाबस्ता नहीं थे, वाकिफ नहीं थे कि एलजी की दिल्ली में क्या पावर है और उनकी क्या पावर है। उनका उद्देश्य एक, जैसा कि उनकी पार्टी का एक नजरिया रहा है, रवैया रहा है, उनका रवैया रहा है, एक बात को बढ़ा चढ़ा के खींच तान के लंबा करना और बताना जनता को, एक प्रोपेगेंडा करना, उसी के तहत ये स्थिति पैदा की गई है। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं अरविंद केजरीवाल की बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन संविधान और प्रजातंत्र की मूल भावना इसी बात में निर्गत है कि जो अपने अधिकारियों और फैसले लेने का जो अधिकार है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। चल, जो आम आदमी पार्टी को सब पूछते हैं, आपसे जाना चाहेंगे यहाँ पर अखिल साहब, तमाम आपने बीजेपी, कांग्रेस, सीनियर जर्नलिस्ट और तमाम जगहों, बाकी जगहों पे भी आप सुन रहे होंगे, क्या वजह क्या है कि हमेशा आप विवादों में आ जाते हैं? ये आपको सरकार चलानी, इतना बड़ा मैंडेट मिला हुआ है और आप रोज नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अब इस नोटिफिकेशन के बाद चीजें समाप्त होंगी, या जैसे ये ट्वीट जो चल रहा है ये भी कुछ दिन तक चलता रहेगा? देखिए साहब, रही विवादों की बात, तो ये तो मीडिया के कुछ सेक्शन की मेहरबानियां हैं और बाकी सब जानते हैं। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, आंदोलन से जो हम निकले हैं, इस देश की राजनीति को बदलाव मिला है और मोदी जी उस बदलाव की आंधी में चढ़ करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और आंदोलन से निकलने के बाद ही बदलाव आता है। 67 सालों से क्या बदलाव आया देश की जनता अच्छी तरह जानती है। और सबसे बड़ी बात जो आप बोल रहे हैं, आज का जो नोटिफिकेशन है, सुन लीजिए मेरी बात प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप पहले सर आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, प्लीज मुझे मेरा आंसर आप सुन लीजिए अच्छे, फिर आप बोलिए। पहला ये आंसर है कि देश का संविधान लेकर आंदोलन एंगल, अगर आप इसी तरह से आंदोलन से आप ये बताइए, टोपी पहन के मुझे महाराज और आप ये वो करने से आंदोलनकारी कोई नहीं होता। कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम करने से आंदोलन से नहीं कर पाएंगे। देश की जनता के सामने सच है तो आपके भ्रष्टाचारी लोग अभी भी मौजूद हैं बीजेपी में। वो कांग्रेस जो कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर इस देश को लूटे 67 साल से। देश की जनता ने 67 जूते मार के बता दिया है दिल्ली में कि हम बदलाव स्टार्ट कर चुके हैं और शुरुआत हो चुकी बदलाव की। और रही कानून प्रक्रिया की बातें, आज का जो नोटिफिकेशन है, देखिए आप, आज का जो नोटिफिकेशन है, संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है देश की जनता का भला हो, देश की जनता आगे बढ़े, उसका विकास हो। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। जो एलजी साहब हैं, जिसे मैं कहना चाहूंगा, जो बीजेपी के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेजों का जमाना भी नहीं रहा है। अब बदलाव शुरू हो चुका है और देश का जो कानून है वो देश के लिए है, देश की जनता के लिए है। और दिल्ली के इतिहास में अगर एलजी इस तरह की बातें फिर करेंगे तो फिर आप आ गया। नहीं, एलजी बताइए, आपने बिजली पानी का क्या किया दिल्ली की जनता के लिए? प्रॉब्लम है, लिखा है। चले घटना चक्र को समेटने का वक्त आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर साहब आपका, रामाधार जी आपका, अखिल जी आपका, अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो स्थिति है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में सबसे ज्यादा सफर दिल्ली की जनता कर रही है। घटना चक्र में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।